हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स इग्नू का सब्जेक्ट MECE 4। सब्जेक्ट का नाम है वित्तीय संस्थाएं एवं बाजार, मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स। और सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों की प्रकृति और भूमिका। तो हम एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता ही है कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम मनी से संबंधित कोई लेन देन करते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं, अर्थ की व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था होता है, यानी कि इकोनॉमी क्या होती है, वो फाइनेंस से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हम इसको पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं कि वित्तीय व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है और इसके विभिन्न संगठक क्या हैं। ठीक है, तो हम छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे और हर क्वेश्चन को बहुत क्लियरली करते चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वित्तीय व्यवस्था का संबंध वित्तीय नीतियों से होता है। ठीक है, वित्त की यानी कि धन की व्यवस्था करना है, तो उसका संबंध किससे होता है? वो होता है धन की नीतियों से, वित्तीय नीतियों से। उनकी पॉलिसीज़ हमें बनानी पड़ती हैं। वित्तीय व्यवस्था की विभिन्न उपव्यवस्थाओं का जटिल एवं सुगठित समूह माना जाता है। तो जो वित्तीय व्यवस्था है उसको विभिन्न उप व्यवस्थाओं का जटिल और सुगठित समूह माना जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी काम करना होता है, ठीक है, तो उसे हम छोटे छोटे अन्य कामों में बांट देते हैं ना। तो एक बड़ा काम करना है तो छोटे छोटे कार्यों में से विभाजित करना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें वित्त की व्यवस्था करनी है तो उसे अनेक वित्त से संबंधित व्यवस्थाओं में बंटवारा किया जाएगा, बांटा जाएगा, और ये बहुत ही जटिल और सुगठित समूह माना जाता है। वित्तीय व्यवस्था न केवल धन के हस्तांतरण और आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि धन के दक्षतापूर्ण और प्रभावकारी हस्तांतरण तथा आवंटन को भी सुलभ तथा आसान बनाती है। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारी फाइनेंस से संबंधित अरेंजमेंट है, वित्तीय व्यवस्था है, तो ये ना केवल धन के हस्तांतरण, क्योंकि धन का हस्तांतरण का क्या मतलब है कि मान लो किसी के पास ज़्यादा है धन, और तो वो निवेश कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जिनको ज़रूरत होती है धन की वो लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो धन का हस्तांतरण किया जाता है निवेश के रूप में या लोन के रूप में, एक दूसरे को दिया जाता है या किसी से लिया जाता है। तो धन का हस्तांतरण हुआ, और साथ ही धन का हस्तांतरण तो हो रहा है, लेकिन साथ ही उसका जो अलॉटमेंट है, आवंटन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो क्योंकि धन सही उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है जो उसे आगे निवेश कर सकें या प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें, जिससे कि इकोनॉमी डेवलप हो सके। तो वित्तीय व्यवस्था न केवल धन के हस्तांतरण और आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि धन की दक्षतापूर्ण यानी कि पूरी एफिशिएंसी से और प्रभावकारी यानी कि पूरा इफेक्टिवनेस से उसे हस्तांतरण तथा आवंटन को सुलभ तथा आसान भी बनाती है कि किस तरह से लोगों तक वो पहुंचाया जाए, कैसे उनका आवंटन किया जाए, कैसे उनका हस्तांतरण किया जाए। एक वित्तीय व्यवस्था में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की वित्तीय जो संस्थाएं हैं वो हैं बाजार, मतलब वित्तीय संस्थाएं जो बाजार होती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना फाइनेंशियल के, उनकी पूरी एक मार्केट होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है इसे। विभिन्न प्रकार के इसमें प्रपत्र और सेवाएं शामिल होते हैं। प्रपत्र होते हैं मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और सर्विसेज। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था में निम्नलिखित संगठक होते हैं। पहली बात तो वित्तीय संस्थाएं, फिर होती है वित्तीय बाजार, वित्तीय प्रपत्र और वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो वित्तीय संस्थाएं बाजारों में विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और सेवाएं शामिल होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसे निम्नलिखित संगठनों के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि पहले हो गई वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय प्रपत्र, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि भाई BR BP वगैरह हो गया। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किस तरह से निवेश करना है, कहाँ पे निवेश करना है वो, और वित्तीय सेवाएं। ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि वित्तीय व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है और इसके कौन कौन से संगठक हैं। तो हमने इसके 4 संगठक देख लिए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद हम इनके लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। ये हम नीरज की बुक से कर रहे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, इग्नू के लिए सबको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो अब तक पेपर दे चुके होंगे फर्स्ट ईयर के। तो हम ऑथेंटिक बुक से करेंगे, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें सब कवर होते जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही नहीं है कि हमें सिर्फ पास होके मतलब डिग्री लेनी है। हमारा मेन मोटिव है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्तीय संस्थाओं को परिभाषित कीजिए। जैसे हमने कहा कि 4 हमने पार्ट्स में से डिवाइड किया था, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय बाजार, वित्तीय प्रपत्र और वित्तीय सेवाएं। तो हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय संस्थाओं को
हमें परिभाषित करना है और विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के बीच में भेद करना है कि कितने तरह की संस्थाएं होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये वित्तीय संस्था एक प्रकार के व्यापारिक संगठन ही होते हैं, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं एक तरह से, क्योंकि ये भी बिजनेस ही है। जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बिजनेस ही तो कर रहे हैं। तो जो साख या वित्त प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। साख होता है कि जो वैसे तो एक साख का मतलब होता है गुडविल, ठीक है, अकाउंट्स में जैसे हम पढ़ते हैं। एक साख होता है कि अगर कहीं पे निवेश करना है वो, या फिर जो वित्त मतलब धन का प्रबंध करना है, तो उसके रूप में ये संस्थाएं काम करती हैं। तो वित्तीय संस्थाएं साख या वित्त प्रबंधक के रूप में कार्य करती हैं। वित्तीय संस्थाएं संचारणकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में बचतों का प्रबंध भी करती हैं। संचारणकर्ता जो चीज़ को संचय करते हैं, धन को संचय करते हैं, और जमाकर्ता हैं, ठीक है, जो पैसा जमा करवाते हैं, उनके बीच में जो बचत का प्रबंध भी करती है कि किस तरह से बचत की जाएगी, उनकी बचतें कैसी हैं और उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य समुदाय के लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना होता है। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, महत्वपूर्ण जो गोल है वो क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें किस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो बैंकिंग संस्था और गैर बैंकिंग संस्था में से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा हो गया मध्यस्थ और गैर मध्यस्थ संस्थाएं, ठीक है। मिडिल मैन होते हैं ना, तो मिडिल मैन के थ्रू, और एक होता है कि गैर मध्यस्थ संस्थाएं। तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग संस्थाओं और गैर बैंकिंग संस्थाओं में क्या अंतर है। बैंकिंग संस्थाएं अर्थव्यवस्था की भुगतान तंत्र प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। जो भी बैंक्स वगैरह होते हैं, आपने देखा ही होगा, बैंक पे हम पैसा जमा करवाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और आजकल बैंक और भी बहुत सारे एज ए एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये भुगतान तंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएँ अर्थव्यवस्था की भुगतान तंत्र प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। बैंकिंग संस्थाएं साख का सृजन करती हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमने 10,000 रुपये जमा करवाए और 10% का अगर CRR है तो वो उसका 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि 10,000 को 1,00,000 के रूप में वो लोगों को प्रोवाइड करा सकती हैं। तो आपने ये 12th में पूरा क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा होगा, आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा। तो वैसे ये ये है जो इकोनॉमिक्स में डिटेल में तो आएगा नहीं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, तो इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो जो बैंकिंग संस्थाएं हैं वो साख का सृजन करती हैं, क्रेडिट क्रिएशन करती हैं, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं साख का सृजन नहीं करती। बैंकिंग संस्थाओं को साख का सृजनकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि साख का सृजन करेंगी तो साख का सृजनकर्ता कहलाएंगी, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं साख का सृजन नहीं करती, वो साख का प्रबंध करती हैं। इसलिए गैर बैंकिंग संस्थाओं को साख का प्रबंधक माना जाता है, जबकि बैंकिंग संस्थाओं को साख का सृजनकर्ता कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा मध्यस्थ और गैर मध्यस्थ संस्थाएं क्या होती हैं। मध्यस्थ संस्थाएं बचतकर्ताओं और निवेशकर्ताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनका नाम से पता चल रहा है, ये मीडिएटर्स होते हैं। तो ये जो मीडिएटर होते हैं, ये जो संस्थाएं हैं जो मध्यस्थ का काम करती हैं, वो किस किस के बीच में, बचतकर्ताओं जो कि अपना पैसा बचाते हैं, और निवेशकर्ताओं जो कि पैसे को निवेश करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो बचतकर्ता और निवेशकर्ता एक हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली बचतकर्ता और निवेशकर्ता अलग अलग होते हैं। जैसे कि सपोज़ हम बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं, हमने डिपॉजिट कराया, ओके, तो हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया, बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट दे देगा। और अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है किसी चीज़ में निवेश करने के लिए, किसी बिजनेस को खोलने के लिए, तो वहाँ से वो लोग वहाँ से लोन ले लेते हैं, ठीक है, और बदले में बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो जब बैंक हमें हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, वो कम रेट पर देता है, और जिनको लोन देता है उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड करवाता है, तो इसमें के बीच में उनको प्रॉफिट होता है, यही उनका मेन कार्य होता है, उस प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बैंक होते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं और पब्लिक बैंक भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। इसी तरह संस्थाएं भी हैं, मध्यस्थ और गैर मध्यस्थ संस्थाएं। तो मध्यस्थ संस्थाओं में तो वो सिर्फ मध्यस्थ का रूप का कार्य करती हैं, किस किस के बीच में, बचतकर्ताओं और निवेशकर्ताओं के बीच में, ठीक है। जिसके पास पैसा जाता है वो जमा कर देता है, और जिसको पैसे की ज़रूरत है वो लोन ले लेता है, तो उनके बीच में वो मध्यस्थ का कार्य करते हैं। जबकि गैर मध्यस्थ संस्थाएं ऋण का इंतज़ाम करती हैं, ठीक है, कि कहाँ से लोन दिया जाएगा उसका इंतज़ाम करती हैं।
मध्यस्थ संस्थाएं बचतों को गतिशील बनाती हैं, क्योंकि मध्यस्थ संस्थाओं का कार्य ही बचतकर्ताओं की बचतों को जमा करना है और निवेशकर्ताओं को निवेश के लिए पैसा उपलब्ध कराना है, जबकि गैर मध्यस्थ संस्थाएं बचतों को गतिशील नहीं करती। मध्यस्थ संस्थाओं की देयताएं बचतकर्ताओं के प्रति होती हैं, तो मध्यस्थकर्ताओं की लायबिलिटी किसके लिए है? बचतकर्ताओं के लिए, जो सेविंग करते हैं उनके प्रति है, जबकि गैर मध्यस्थ संस्थाओं को बचतकर्ताओं से संसाधन प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मध्यस्थ और गैर मध्यस्थ संस्थाएं क्या होती हैं। मध्यस्थ संस्थाएं होती हैं जो बचतकर्ता और निवेशकर्ता के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती हैं। ठीक है, और ये बचतों को गतिशील बनाती हैं, जबकि गैर मध्यस्थ संस्थाएं ऋण का इंतजाम करती हैं और इनकी देयता बचतकर्ताओं के प्रति नहीं होती। ये बचतकर्ताओं से संसाधन प्राप्त इनको नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि हमें वित्तीय संस्थाओं को परिभाषित करना था और विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के बीच में भेद करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वित्तीय बाजार क्या होते हैं। तो वित्तीय संस्थाएं तो हमने पढ़ ली, अब हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। वित्तीय बाजारों के विभिन्न प्रकार के बीच में भेद कीजिए कि वित्तीय बाजार कितने प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कैसी होती है, उनके बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो आंसर है इसका, वित्तीय बाजार एक ऐसा तंत्र है जो वित्तीय दावों में लेन देन से संबंधित होता है। ठीक है, तो जो वित्तीय दावे होते हैं उनके लेन देन से संबंधित होता है, उनकी ट्रांजैक्शन से संबंधित होता है। वित्तीय बाजार विभिन्न प्रतिभागियों को वित्तीय दावों में लेन देन करने में समर्थ बनाने का कार्य करता है। तो जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जो वित्तीय दावे होते हैं, फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके कैसा लेन देन करना है उसको लेन देन करने में समर्थ बनाने का कार्य करता है। वित्तीय बाजार अन्य कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करता है। कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है वो? वित्तीय बाजार यह भी सुविधा प्रदान करता है जहां मांग और ज़रूरत के अनुसार दावों की कीमतें तय की जाती हैं कि कितनी डिमांड है और कितनी ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उस हिसाब से जो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा धन, उसकी कीमतें किस तरह से तय होंगी। वित्तीय बाजार ऐसे बाजार होते हैं जहां मांग और पूर्ति के पक्ष में अनेक प्रकार के प्रतिभागी होते हैं कि कौन डिमांड कर रहा है धन की और कौन उसकी सप्लाई कर रहा है। तो इसमें अनेक लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होंगी। ठीक है, क्योंकि उनको धन की ज़रूरत है तो वित्तीय बाजारों से ही वो धन एकत्रित करते हैं। तो वित्तीय संस्थाएं हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजेंट्स हो गए, दलाल हो गए जो मीडिएटर्स होते हैं, व्यापारी बिजनेसमैन हो गए, ऋणी हो गया जो पैसा लेना चाहता है, ऋणदाता होता है जो पैसा देना चाहता है, और बचतकर्ता इत्यादि। ठीक है, तो ये सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वित्तीय बाजारों में। वित्तीय बाजारों को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार इस रूप में, या फिर मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम देख लेते हैं कि प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार क्या होते हैं। प्राथमिक बाजार ऐसे बाजार होते हैं जो उन वित्तीय दावों या प्रतिभूतियों, जो भी सिक्योरिटीज़ होती है ना, उनमें लेन देन करते हैं जो नए होते हैं, इसलिए इन बाज़ारों को नव निर्गमन बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक बाजार वो बाजार होते हैं जो उन वित्तीय दावों या प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं जो नए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नए होते हैं, जो पुराने चल रहे हैं उनको नहीं, जो नए होते हैं उनके बीच में लेन देन करते हैं, इसलिए इन बाज़ारों को नव निर्गमन बाजार भी कहा जाता है। जबकि द्वितीय बाजार ऐसे बाजार होते हैं जो उन प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं जो बकाया होती हैं, जो आउटस्टैंडिंग होती हैं, सिर्फ उनके बारे में ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं। प्राथमिक बाजार बचतों को गतिशील करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार नए सारी प्रतिभूति होती है, नए दावे होते हैं, तो ये बचतों को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा विभिन्न व्यापारिक इकाइयों को अतिरिक्त पूंजी की आपूर्ति करते हैं। तो जो भी बिजनेस यूनिट्स होती है ना, उनको एक्स्ट्रा जो कैपिटल है उनकी सप्लाई करवाते हैं। जबकि द्वितीयक बाजार, ठीक है, इसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, इसमें पूंजी की आपूर्ति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं करते, क्योंकि वो तो जो पुरानी थी ना, बकाया प्रतिभूतियाँ थी, बकाया दावे थे, उन्हीं में लेन देन करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं करते पूंजी की आपूर्ति में, कैपिटल की सप्लाई में, ठीक है, मनी की सप्लाई में, बल्कि ये प्रतिभूतियों को तरल बनाकर, यानी कि उनको लिक्विडिटी के फॉर्म में लाते हैं और पूंजी की आपूर्ति करते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। लिक्विडिटी होता है जस्ट लाइक कि कैश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड वही फॉर्म होती है। उसके अलावा जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर सिक्योरिटीज़ हो गई, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हो गए, तो
उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड, कुछ तो फिक्स होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, करंट, है ना। तो जो उनको लिक्विडिटी बनाकर लिक्विडिटी के तौर पर यानी कि कैश के तौर पर पूंजी की आपूर्ति करते हैं, वो होते हैं द्वितीयक बाजार। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट हो गई, सेकेंडरी मार्केट हो गई। प्राइमरी मार्केट में तो जो नए तरह की प्रतिभूतियाँ या दावे होते हैं उनका लेन देन किया जाता है, जबकि द्वितीय मार्केट में वो नई प्रतिभूतियों का लेन देन नहीं करते, बल्कि जो बकाया होती हैं, आउटस्टैंडिंग होती हैं, उन्हीं में डीलिंग करते हैं। और प्राथमिक बाज़ारों में वस्तुओं को गतिशील करने में महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा निभाई जाती है, जबकि द्वितीयक बाजार पूंजी की आपूर्ति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देते, बल्कि प्रतिभूतियों को तरल बनाकर पूंजी की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको कैश में कन्वर्ट करा के फिर उसकी सप्लाई करते हैं। सेकंड है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ठीक है, मनी मार्केट हो गई और कैपिटल मार्केट हो गई। तो अल्पकालीन प्रतिभूतियों के बाजार को मुद्रा बाजार कहते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसे मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट कहा जाता है। मुद्रा बाजार में जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनकी परिपक्वता यानी कि उसकी जो मैच्योरिटी होती है कि वो कब मैच्योर होंगी, वो 1 वर्ष भी हो सकती है तथा 1 वर्ष से कम भी हो सकती है, क्योंकि हमने कहा है कि अल्पकालीन होती हैं, तो उसका मैक्सिमम पीरियड 1 साल होगा। 1 साल के अंदर उनको तरल बनाना ही होगा, लिक्विड उनकी मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो जो मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियाँ होती हैं, क्योंकि अल्पकालिक होती हैं, तो उनकी जो परिपक्वता अवधि है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो 1 साल भी हो सकता है या 1 साल से कम भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के विपरीत होता है और यहाँ पे दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के बाजार होते हैं। ठीक है, तो मुद्रा बाजार में तो अल्पकालीन प्रतिभूतियों के बाजार थे, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के बाजार होते हैं। और इन बाज़ारों में प्रतिभूतियों की परिपक्वता यानी कि जो उनका मेच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, वो 1 साल या इससे अधिक हो सकता है। तो अल्पकालिक का होता है 1 साल या उससे कम, जबकि दीर्घकाल प्रतिभूतियों का जो पीरियड होता है, अवधि होती है परिपक्व होने की, वो 1 साल या उससे अधिक होती है, 1 साल से अधिक होती है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रपत्रों की व्याख्या कीजिए, प्राथमिक प्रतिभूतियों और द्वितीयक प्रतिभूतियों के बीच में भेद कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ और दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ, तो उन्होंने पूछा है अब अगले क्वेश्चन में कि प्राथमिक प्रतिभूतियों और द्वितीयक प्रतिभूतियों के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा आंसर है वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा प्रपत्र है जो किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भावी तिथि को धनराशि के भुगतान से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट होता है। ओके, जैसे बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को या किसी संस्था को भावी तिथि में कि भाई 1 साल के बाद, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 1 साल के लिए हो सकती है, 1 साल से कम के लिए हो सकती है, 1 साल से ज़्यादा के लिए हो सकती हैं, तो किसी संस्था के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध भावी तिथि को, जो आने वाला टाइम है, उसमें धनराशि के भुगतान से संबंधित होता है कि इतनी डेट को आपको ये पैसा दे दिया जाएगा। एक वित्तीय प्रपत्र में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि किसी संस्था या व्यक्ति को एक निश्चित तिथि तक धनराशि का भुगतान करना है। ठीक है, जैसे बिल्स पेबल होते हैं ना, बिल्स रिसीवेबल तो नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स लोन होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के, सॉरी फिक्स लोन नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए लोन होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, कुछ होते हैं 1 साल से कम के लिए। तो इसमें जिस व्यक्ति ने लिए हैं ना, वो एक ये मतलब प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसरी नोट भी इसमें ही आते हैं कि इस भावी तिथि को, इस संस्था या व्यक्ति को एक निश्चित तिथि तक धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यह भुगतान ब्याज तथा लाभांश के रूप में भी हो सकता है। भाई जैसे ब्याज दे दिया जाए, मूल रकम नहीं दी है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, या फिर अगर शेयर्स हैं तो उसका जो डिविडेंड होता है वो उस रूप में भी हो सकता है। इन दोनों के लिए ही वित्तीय प्रपत्र में वचन दिया जाता है, यानी कि प्रॉमिस किया जाता है। इनको प्रॉमिसरी नोट भी कहा जाता है। अब है प्राथमिक प्रतिभूतियों और द्वितीयक प्रतिभूतियों में भेद क्या है। तो सभी प्रकार की प्रतिभूतियां प्राथमिक प्रतिभूतियां भी हो सकती हैं तथा द्वितीयक प्रतिभूतियां भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या अंतर है, इसे देख लेते हैं। प्राथमिक प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष प्रतिभूतियां भी कहा जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो पहली बार होती है ना, नई होती हैं, तो वो जो भी नया होगा ना, ठीक है, वो प्राथमिक होगा। ओके, तो प्राथमिक प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष प्रतिभूतियां भी कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक प्रतिभूतियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें खरीदारों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती हैं। ठीक है, तो जो खरीदार है ना, खरीदारों द्वारा उपभोक्ताओं को जो इसे मतलब यूज़ करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती हैं। ठीक है, जबकि द्वितीयक प्रतिभूतियों को खरीदारों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से जारी नहीं किया जाता।
ठीक है। तो प्रतिभूतियाँ होती हैं जो खरीदार होते हैं ना, वो उपभोक्ताकर्ताओं को अगर प्रत्यक्ष रूप से जारी करते हैं तो प्राथमिक प्रतिभूतियाँ होती हैं, और जो द्वितीयक प्रतिभूतियाँ होती हैं उसमें खरीदारों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से जारी नहीं किया जाता। यही प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिभूतियों में अंतर है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं और इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इतना याद कर लीजिए कि प्राथमिक प्रतिभूतियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि खरीदारों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती हैं, जबकि द्वितीयक प्रतिभूतियों को खरीदारों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से जारी नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय सेवाएं क्या हैं और इनके कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, 3-3 4-4 छोटे क्वेश्चंस होंगे, और जब लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो 1-1 या 2-2 क्वेश्चंस की वीडियो बना देंगे, जिससे कि हर क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।